फंक्शन है आपको डेफिनेशन प्रॉपर समझ आ जाएगी। जैसे आपका ये एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, e रेज टू पावर 1/z। तो पहले आप इसकी सिमिलैरिटी कैलकुलेट कीजिए, z इक्वल टू 0 इसके पास क्या बनेगी, सिमिलैरिटी बनेगी। अब आप इसके एक्सपेंशन को ओपन कर दीजिए, e रेज टू पावर 1/z। क्या होगा, क्योंकि हमें जो एक्सपेंशन है उसी से पता चलता है कि उसके पास सिमिलैरिटी किस टाइप की होगी। तो पहले मैंने इसका एक्सपेंशन एक्सपेंड कर दिया, वो क्या होगा 1 प्लस, क्योंकि e रेज टू पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे होता है। तो यहीं पे अगर x की जगह पे क्या आपका 1/z, तो एक्सपेंशन क्या बनेगा 1 प्लस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर इंटू 2 1/z क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब ये देखिए, अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये नेगेटिव पावर आ जाएगी, z रेज टू पावर -1। इसको भी ऊपर लेके जाओगे तो z रेज टू पावर -2। इस पावर को इसको भी ऊपर ले जाए, z रेज टू पावर -3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखो, इस एक्सपेंशन को, तो इसके पास इनफाइनाइट, ये देखिए अप टू सो ऑन है ना, तो इसके पास इनफाइनाइट मैनी टर्म्स होगी, किसमें, आपकी नेगेटिव पावर्स में। और यही मैंने डेफिनेशन में बताया था कि अगर जो आपका प्रिंसिपल पार्ट है, यही है आपका प्रिंसिपल पार्ट लोरेंट सीरीज में, तो इसके अंदर इनफाइनाइट मैनी टर्म्स होंगी, यानी कि ये जीरो नहीं बनेगा। इसका तो कोई रोल होता ही नहीं सिंगुलैरिटी में, तो ये तो रेगुलर है, ये दैट मीन्स ये तो एनालिटिक फंक्शन होता है किस पॉइंट्स के ऊपर, 0 एट इक्वल टू a के ऊपर। तो ये तो फंक्शन आपका, ये तो जो पावर सीरीज है वो एनालिटिक है। सिंगुलैरिटी सिर्फ a ही है और वो इसी पे अराइज होती है। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि उसके पास कितनी टर्म्स होने चाहिए, इनफाइनाइट मैनी टर्म्स होने चाहिए। तो सिंगुलैरिटी कैसी बनती है, आपकी एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनती है, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो bn z माइनस a रेज टू पावर क्या हो जाएगी, -n हो जाएगी। और ये बताया कि bn क्या होगा, आपका नॉन जीरो होगा, किसके लिए, इनफाइनाइट मैनी वैल्यू के लिए। तो अब यही है कि जो मैंने एक्सपेंशन बनाया है, इसके अंदर ये जो नेगेटिव पावर में है, यहाँ पे ये कोफिशिएंट है, जैसे 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, जितने भी ये कोफिशिएंट आएंगे ये सब क्या हैं आपके, नेगेटिव, नॉन जीरो हैं सब के सब। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएंगी, नेगेटिव आ जाएंगी, किसकी पावर सीरीज में, z माइनस 0 की। दैट मीन्स z की पावर सीरीज में इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ टर्म्स आई। जैसे bn भी आपका नॉन जीरो है, जैसे ये b1 भी नॉन जीरो है, b2 भी, जैसे b1 1 है, b2 1/2 फैक्टोरियल है, b3 आपका 1/3 फैक्टोरियल है। तो इनफाइनाइट मैनी टर्म्स के लिए bn क्या हो गया, आपका नॉन जीरो हो गया। तो इसलिए z इक्वल टू 0 है, वो कैसी सिंगुलैरिटी बन जाएगी, आपकी एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन जाएगी। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसी का है। जैसे साइन ऑफ ए, एग्जांपल है आपका साइन ऑफ ए 1 डिवाइड बाय z माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कैलकुलेट करोगे, इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी कैलकुलेट करोगे। सिंगुलैरिटी के लिए आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख दीजिए, तो यहाँ से z इक्वल टू 1 क्या आ जाएगी, इसकी सिंगुलैरिटी आ जाएगी। अब वो किस टाइप की होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। साइन ऑफ ए 1 डिवाइड बाई 1 माइनस z, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, आप एक्सपेंड कर दीजिए। साइन ऑफ ए x का एक्सपेंशन क्या बनता है आपका, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x 7 बाई 7 फैक्टोरियल। यहाँ पे x की जगह पे आपका 1 डिवाइड बाई 1 माइनस z है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने, तो ये आपका एक्सपेंशन बन जाएगा। अब आप ये देखिए, अगर ये डिवाइड में है, आपका डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव्स बनेगी, अप टू सो ऑन है। दैट मीन्स इसके पास भी कितनी टर्म्स हो जाएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। क्या कंटेन करती हैं, जो नेगेटिव पावर करती हैं, किसकी, z माइनस 1 की। दैट मीन्स इस फॉर्म में आ जाएगी। अगर ये इनफाइनाइट मैनी, अब इसके जो सामने जो कोफिशिएंट है, जैसे 1 1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन 1/7 फैक्टोरियल, ये वैल्यू आएंगी। ये सब वैल्यू के यहाँ आपकी नॉन जीरो है। और कितनी वैल्यूज के लिए, इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए। और यही बताया था कि मैंने bn क्या होना चाहिए, आपका नॉन जीरो होना चाहिए, किसके लिए, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज के लिए। देन z इक्वल टू 1 क्या बन जाएगी, आपकी एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन जाएगी। अब चलते हैं हम थर्ड टाइप्स की। थर्ड टाइप क्या है आपकी, नॉन एसेंशियल सिंगुलैरिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोल भी बोलते हैं। वही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपने लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखी हुई है, पावर लोरेंट सीरीज, तो वो ये है, f ऑफ z इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an इंटू z माइनस a रेज टू पावर n प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn डिवाइड बाय z माइनस a रेज टू पावर n। इसी के अंदर बताया है मैंने, इफ द प्रिंसिपल पार्ट
ऑफ द लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड अबाउट द पॉइंट कौन है आपका ए, कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स कंटेन करने चाहिए उसके अंदर, इस पार्ट्स के अंदर, प्रिंसिपल पार्ट्स के अंदर, जो लोरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट है उसके अंदर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसके पास कितने टर्म्स होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। अगर आपकी एसेंशियल सिंगुलैरिटी थी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थी, अगर आपकी नॉन एसेंशियल है तो कितनी होनी चाहिए उसके पास, फाइनाइट होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं इस एन को फाइनाइट कर देती हूँ, अगर मैं इसको फिक्स कर देती हूँ एम के ऊपर, तो ये देखिए, तो जो ये सीरीज है वो क्या बन जाएगी आपकी, b1 डिवाइड बाई जेड माइनस ए, b2 डिवाइड बाई जेड माइनस ए स्क्र, b3 डिवाइड बाई जेड माइनस ए क्यू प्लस bm डिवाइड बाई जेड माइनस ए रेज टू पावर m। दैट मीन्स अगर मैंने बोला कि उसके पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए, फाइनाइट्स, इसका मतलब m तक की जो वैल्यू है वो तो आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर आप m से बड़ी वैल्यू लेते हो, दैट मीन्स m+1, m+2, इससे जो आगे वाली वैल्यू है उन सब के लिए क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स अगर सिर्फ उसके पास कितनी टर्म्स होनी चाहिए, फाइनाइट। अब आपके फाइनाइट नंबर कितने भी हो सकते हैं, जैसे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, तो फाइनाइट नंबर्स के लिए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब ये फाइनाइट नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर मैं m को फिक्स कर देती हूँ 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 10 के लिए भी कर सकती हूँ, एज यू मतलब हो सकता है जो क्वेश्चन में आएगा उसके लिए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। बाकी जो वैल्यू है उनके लिए क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो z क्या बन जाएगा आपका, पोल बन जाएगा। अब किस वैल्यू के लिए नॉन जीरो हुआ, ये m तक की वैल्यू के लिए नॉन जीरो हुआ, तो z इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, और वो भी किस ऑर्डर का, आपका m ऑर्डर का। बाकी उससे आगे वाली वैल्यू के लिए क्या है आपका, उससे आगे वाली वैल्यू के लिए तो जीरो है ही। अब जैसे अगर मैं फिक्स कर देती हूँ m की वैल्यू, अगर मैं 1 पुट कर देती हूँ इसी पावर सीरीज में जो हमने ये लिया है, अगर मैं यहाँ पुट कर देती हूँ कि m इक्वल टू 1 है, m इक्वल टू 1, तो सिर्फ ये टर्म आएगी उसमें b1 डिवाइड बाई जेड माइनस ए, तो b1 नॉन जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये जो टर्म है आपकी वो क्या बन जाएगी, 1 डिवाइड बाई जेड माइनस ए। तो इसके अंदर जो z इक्वल टू ए है वो पोल बनेगा। जैसे यहाँ पे अगर m के लिए नॉन जीरो थी ये कोफिशिएंट, तो पोल किस ऑर्डर का बना था आपका, m ऑर्डर का बना था। यहाँ पे अगर 1 है तो 1 के लिए नॉन जीरो है, तो ये पोल किस ऑर्डर का बन जाएगा आपका, 1 ऑर्डर का, और उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पोल। ऐसे ही इसके ऊपर भी ये एक इम्पोर्टेंट रिमार्क है, अगर आपकी पोल है तो उसमें क्या होगा, इफ f ऑफ z हैज ए पोल एट z इक्वल टू ए, देन जो फंक्शन है वो किसकी तरफ टेंड करेगा, आपका जीरो की तरफ। अगर आप z किसकी तरफ टेंड करवाते हो, a की तरफ, तो इसकी वैल्यू किसकी तरफ टेंड करेगी, इन्फिनिटी की तरफ। दैट मीन्स लिमिट z टेंड्स टू a f ऑफ z, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी, इनफाइनाइट आएगी। जैसे अगर आपकी जो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थी उसमें जो लिमिट थी आपकी f ऑफ z की, लिमिट z टेंड्स टू a, वो क्या थी आपकी, फाइनाइट नंबर्स था। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू आई थी, यहाँ पे क्या है उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, इनफाइनाइट आएगी। जैसे ये आपका फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू 1 डिवाइड बाई जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, अगर आप यहाँ पे z इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी। z इक्वल टू 2 पुट कर दोगे तो भी इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी। यही चलो अब इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि इसके पास किस टाइप की सिंगुलैरिटी होंगी। सिंगुलैरिटी फाइंड करने का प्रोसीजर क्या है, आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख दीजिए, तो z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 आपकी क्या आ जाएंगी, सिंगुलैरिटी आ जाएंगी। अब आपकी सिंगुलैरिटी किस टाइप की होगी, रिमूवेबल होगी, पोल होगी, या एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी, वो कैसे फाइंड करोगे आप, आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी पावर सीरीज एक्सपेंशन पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी क्या करते हैं, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं। ये जो फंक्शन है इसकी लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं और f ऑफ z को ऐसे लिख देते हैं, f ऑफ z आपका इसके इक्वल था, किसके इक्वल रख दिया उसको, a डिवाइड बाई जेड माइनस ए और प्लस b डिवाइड बाई जेड प्लस 3। क्योंकि ये लीनियर पावर में है इसलिए हम इसको ऐसे लिख दिया। अगर ये क्वाड्रेटिक में होता तो अलग अलग प्रोसीजर होता, जैसे a डिवाइड बाई, ये अगर 1 पावर में है और b आपका क्वाड्रेटिक है तो b डिवाइड बाई में जेड प्लस 3 है। नेक्स्ट अगर होता तो कैसे होता, bx प्लस c डिवाइड बाई जेड प्लस 3 का स्क्वायर हो जाता, अगर इसकी पावर 2 होती तो। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए इस साइड से, a इंटू जेड प्लस 3 प्लस b इंटू जेड माइनस 1 डिवाइड बाई जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 3, ये आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका a इंटू जेड प्लस 3 प्लस b इंटू जेड माइनस 1। आप z को -3 के इक्वल पुट कर दीजिए तो b की वैल्यू -1/4 आ जाएगी। z को 1 के इक्वल पुट कर दीजिए, यहीं से सॉल्व करना आप इस इक्वेशन 1 से
इक्वेशन 1 को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल दीजिए। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/4, बी की वैल्यू आ जाएगी -1/4। तो जो पावर सीरीज है वो ऐसे बन जाएगी आपकी, एफ ऑफ जेड किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू रख दी और 1 इन ये तो जो फंक्शन था जैसे यहाँ पे रख दीजिए आप, जो है ए और बी की वैल्यू आई है यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या 1/4 है, तो 1/4 इंटू जेड -1 प्लस बी की वैल्यू क्या -1/4 इंटू जेड +3, तो ये बन जाएगी। अब आपको लोरेंट जो आपकी सिंगुलैरिटी थी वो क्या थी 1 और 3 थी, -3 सॉरी 2 है यहाँ पे। तो सॉरी ये जो क्वेश्चन है ये मैंने जैसे एक टाइप से ये जेड -1 और जेड +3 के लिए सोल्व कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंगुलैरिटी है वो क्या बन जाएंगी 1 और -3। तो अब ये देखिए, अब इसी फंक्शन में मैं लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखती हूँ किसके अबाउट, z = 1 के अबाउट। फंक्शन ये है आपका, तो z = 1 के अबाउट इसकी लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखोगे तो यहाँ पे तो खुद जैसे लोरेंट सीरीज लिखोगे तो ये किसकी पावर में बनेगा, z -1 की पावर में बनेगा। इसमें तो आपका z -1 की पावर है ही, इसमें नहीं है तो आप इसको रीअरेंज कर लीजिए। इसको क्या लिख दीजिए z -1 + 4 रख दीजिए, ये सेम रहेगा, इसको सेम रखा। यहाँ से आप कौन सा कोफिशिएंट बाहर निकालना है ये आपको लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखनी आनी चाहिए। तो यहाँ से आप 4 को कॉमन निकाल दीजिए, तो ये क्या बच जाएगा आपका 1 + z -1/4 बन जाएगा। इसको ऊपर ले जाइए क्योंकि इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी। अब आप इसको सेम रखा, ये सेम चला आ रहा है पहले से, -1/16 हो जाएगा, ये पावर -1 है तो यहाँ से ये वाला एक्सपेंशन ओपन कर दीजिए। ये क्या होगा 1 - x + x² - x³ अप टू सो ऑन। तो ये सोल्व कर दीजिए, तो 1 - इसके सामने माइनस आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका क्यूब हो जाएगा अप टू सो ऑन। इसके अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर दीजिए। ये क्या बन जाएगा आपका 1 / z -1 -1/16, z -1 / 16 इंटू 4 माइनस z -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इंटू 4 स्क्वायर। अब ये देखिए ये आपका एनालिटिक पार्ट है, ये भी आपका एनालिटिक पार्ट है। अप टू सो ऑन जितने भी आएंगे ये आपके जो न्यूमिनेटर में पावर आएंगी, नीचे कुछ भी कोफिशिएंट न्यूमिनेटर में आएंगे, तो इनका तो कोई रोल है ही नहीं सिंगुलैरिटी में। ये आपका कांस्टेंट है, ये भी एनालिटिक पार्ट है, तो सिर्फ इसी का रोल है आपका किसके अंदर, सिंगुलैरिटी के अंदर। और ये 1 / z -1 की पावर कितनी आई आपकी 1 पावर, दैट मीन्स एक ही पावर आई यहाँ पे, ओनली 1 नेगेटिव पावर रखकर किसकी फॉर्म में z -1 के अंदर। तो यहाँ से z -1 की पावर -1 है, जो यही एक पावर इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपका b1, और वो कितना है आपका 1/4, और वो कैसा है आपका नॉन जीरो। दैट मीन्स यहाँ से पोल बनेगा किस ऑर्डर का, आपका 1 ऑर्डर का पोल बनेगा, दैट मीन्स b1 ही नॉन जीरो है। तो 1 ऑर्डर के पोल को क्या बोलते हैं हम, सिंपल पोल बोलते हैं। दैट मीन्स जो ये आपका फंक्शन था, जो आपका f ऑफ z था 1 / z -1 इंटू z +3, तो z = 1 कैसी सिंगुलैरिटी है आपकी, पोल है, वो भी कैसा पोल है आपका सिंपल पोल है। ऐसे ही आपको ये चेक करना है कि z = -3 सिंगुलैरिटी है इसके पास, वही चेक करना है कि वो कैसी होगी, पोल होगी या नॉन पोल होगी, या एसेंशियल होगी, या रिमूवेबल होगी। तो यहाँ से ऐसे ही आप z = -3 के अकॉर्डिंग इसकी क्या लिखोगे, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखोगे। जैसे सेम प्रोसीजर अभी मैंने z = 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो लोरेंट सीरीज लिखी है, ऐसे ही z = -3 के कॉरस्पॉन्डिंग लोरेंट सीरीज लिखोगे तो भी z = -3 भी क्या बनेगा आपका एक सिंपल पोल बनेगा। एक कंडीशन और थी यहाँ पे आपकी कि जो लिमिट थी z टेंड्स टू a इस पॉइंट्स के ऊपर, वो क्या आएगी आपकी इनफाइनाइट आएगी, क्योंकि मैंने पोल की डेफिनेशन में बताया था रिमार्क में कि जो लिमिट होगी z टेंड्स टू a f ऑफ z, वो वैल्यू क्या आएगी आपकी इन्फिनिटी बनाएगी। दैट मीन्स z अगर इक्वल टू 1 और -3 अगर आपके ये पोल हैं, क्योंकि हमने अभी डिफाइन कर दिया कि जो सिंगुलैरिटी है वो किस टाइप की है आपकी पोल है, तो इसका मतलब वो इस कंडीशन को पक्का सेटिस्फाई करेंगे अगर पोल है। दैट मीन्स z टेंड्स टू 1 f ऑफ z, इसकी मैंने लिमिट कैलकुलेट कर दी, z टेंड्स टू 1 f ऑफ z की वैल्यू पुट कर दी 1 / z -1 इंटू z +3, क्या वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। ऐसे ही z = -3 के ऊपर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी इन्फिनिटी आ जाएगी। ये कंडीशन थी आपकी, मैंने बताई थी पोल के लिए। दैट मीन्स जो इस क्वेश्चन में z = 1 एंड -3 दोनों क्या बने आपके पोल बने, और वो भी कैसे पोल बने आपके सिंपल पोल बने। ठीक है, अब आपको पता चल ही गया होगा कि आपकी जो सिंगुलैरिटी थी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आपकी 3 टाइप्स की थी। एक थी आपकी रिमूवेबल,
सेकंड थी आपकी, 1 मिनट रुकिएगा, ये देखिए आइसोलेटेड आपकी 3 टाइप्स की थी, रिमूवेबल थी, नॉन एसेंशियल थी और एसेंशियल सिंगुलरिटी थी। तो इसमें जो आपके थे, यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल पार्ट था, प्रिंसिपल पार्ट में जो BN था वो कंप्लीट क्या था आपका, 0 था, सिर्फ रेगुलर पार्ट बचना चाहिए था। ये सेपरेशन है आपका तीनों में। अगर नॉन एसेंशियल की बात करें, पोल की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल पार्ट था, प्रिंसिपल पार्ट के जो कोफिशिएंट की बात कर रही हूँ मैं, ये प्रिंसिपल पार्ट में जो कोफिशिएंट थे BN, उसी की बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो BN था वो क्या था, नॉन जीरो था। किसके लिए, फाइनाइट्स वैल्यू के लिए, फाइनाइट्स वैल्यू के लिए नॉन जीरो था, और फाइनाइट्स वैल्यू के लिए, इनफाइनाइट वैल्यू के लिए क्या था आपका, 0 था, क्योंकि उससे आगे वाली वैल्यू के लिए तो 0 होगा ही। अगर फाइनाइट के लिए नॉन जीरो है तो रिमेनिंग तो इनफाइनाइट वैल्यू बची जाएंगी, तो उनके लिए क्या था, ये 0 था। और एसेंशियल सिंगुलरिटी में जो BN था वो क्या था आपका, नॉन जीरो था। किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यू। तो ये किस टाइप की सिंगुलरिटी थी आपकी, एसेंशियल सिंगुलरिटी थी। इसमें जो फंक्शन है f(z) वो क्या था आपका, बाउंडेड था। इसके अंदर f(z) है जो, उसकी जो लिमिट थी वो किसकी तरफ टेंड कर रही थी आपकी, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही थी। और यहाँ पे फंक्शन की जो लिमिट है उसके बारे में हमने कुछ नहीं बोला। क्यों, क्योंकि ना तो वो बाउंडेड थी, ना वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही थी। ठीक है, कुछ नहीं बोला, नॉट बाउंडेड, नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो और नॉन आइसोलेटेड मैंने बताया था कि नॉन आइसोलेटेड में कैसे होगी, जो आइसोलेटेड नहीं है वो किस टाइप की हो जाएगी आपकी, नॉन आइसोलेटेड हो जाएगी। अब चलिए एक रिमार्क और बताती हूँ मैं आपको। अब ये देखिए, वही जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। बाउंडेडनेस बताइए, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है तो फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड होगा। किसकी नेबरहुड के अंदर, z=z0 के अंदर। पोल के अंदर जो फंक्शन है वो टेंड्स टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अगर एसेंशियल सिंगुलरिटी की बात करें तो इसके अंदर फंक्शन नाइदर बाउंडेड होगा, नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। और इसका जो ग्राफ है वो इरेटिकली बिहेव करता है, जैसे ऐसे, इरेटिकली का मतलब जैसे आपकी लेयर बनाई हुई है, उसको अगर आप एकदम से अगर उसको झटका दे देते हो तो वो आपकी जैसे प्लेट्स हैं आपकी रखी हुई हैं, जैसे टाइल होती हैं, अगर वो रखी हैं आपकी रो की फॉर्म में, अगर आप उसको एक को टिक करोगे तो नीचे वाली सारी ऐसे ऐसे गिर जाएंगी। उसी के लिए क्या यूज किया गया, मैंने इरेटिकली वर्ड यूज किया है। सम एडिशनल पॉइंट और भी हैं अगर आप सिंगुलरिटी को चेक करते हो तो, जैसे z=∞ आपकी सिंगुलरिटी है किसी फंक्शन की, और इस पॉइंट्स को चेक करने में आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो आप एक काम कीजिएगा, z=∞ 1/0 ही होती है, तो जो z=∞ के ऊपर फंक्शन का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा अगर आप फंक्शन f(1/z) का बिहेवियर चेक कर देते हो किसके ऊपर, 0 के ऊपर। तो z=∞ के ऊपर अगर आपको चेक करना है कि उसका नेचर कैसे, दैट मीन्स ये सिंगुलरिटी है आपके पास, और ये चेक करनी है कि वो कैसी होगी, रिमूवेबल होगी या पोल होगी या फिर आपकी एसेंशियल होगी। तो ये चेक करने की बजाय z=∞ कैसी होगी, आप क्या चेक कीजिए, z=0 चेक दीजिए, z=0 चेक करो, और किस फंक्शन के ऊपर चेक करोगे, f(1/z), क्योंकि उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ही हो जाएगा। दैट मीन्स z=0 इस फंक्शन के ऊपर चेक कर दीजिए आप कि z=0 का इस फंक्शन के ऊपर कैसा बिहेवियर है, वो वही होगा जो z=∞ का किसके ऊपर होगा, आपका f(z) के ऊपर होगा। या आपको जैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहां पे आप यूज कर सकते हो इन चीजों को। यही मैंने आपको जो अभी बताया था, जैसे एग्जाम्पल है आपका f(z) किसके इक्वल है, z² डिवाइड बाई z² + 1 z - 3⁵. आप क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोल्व करो जैसे हम एग्जाम में करेंगे। पहले आप इसकी सिंगुलरिटी निकालोगे, सिंगुलरिटी निकालने के लिए इसके डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख दीजिए। अगर इसके डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखोगे तो z² + 1 0 हो जाएगा और z - 3⁵ 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी 0 होगा और यहाँ से ये भी 0 होगा। तो यहाँ से इसके क्या आएंगे, z ± i, यहाँ से z क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से 3 सिंगुलरिटी आई आपके पास, कौन सी, 3 i और -i। अब आपको पता है, मैंने बताया था ये किस ऑर्डर का, जैसे z² + 1 था उसको कैसे लिख दिया मैंने, z - i इंटू z + i। तो यहाँ से z i भी आपका पोल बनेगा, z - i भी आपका पोल बनेगा और z 3 भी आपका क्या बनेगा,
पोल बनेगा, और वो किस ऑर्डर का होगा, जैसे यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1, तो ये पोल 1 ऑर्डर का बनेगा। इसकी भी पावर कितनी है आपकी 1, तो ये भी किस ऑर्डर का बनेगा 1 ऑर्डर का। यहाँ पे पावर कितनी है 5, तो ये किस ऑर्डर का बनेगा आपका 5 ऑर्डर का बनेगा। ओके, तो यहाँ पे तो तीनों सिंगुलैरिटी थी 3 आयोटा और माइनस आयोटा, तीनों कैसी बनी आपकी पोल बनी। ये भी 1 ऑर्डर का पोल, ये भी 1 ऑर्डर का पोल, और ये किस ऑर्डर का पोल था आपका 5 ऑर्डर का पोल था। अब सिंगुलैरिटी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe my channel, please like and comment.